रहमान रहीम। प्रोक्योरमेंट में हमारा लास्ट लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ था, जहाँ पे पीसी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स की बात आई थी। और मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आप किसी भी एक स्टैंडर्ड पीसी बिडिंग डॉक्यूमेंट को देखें और उसमें देखें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसका मकसद क्या होता है। तो इस तरह की डिफरेंट टाइप्स के आपको डॉक्यूमेंट मिले होंगे। जब हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें डिटेल में देखेंगे कि प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या क्या करना है। तो थोड़ा सा जो आपने असाइनमेंट में देखा है उसको थोड़ा सा एक तरह से रिवाइज ही करेंगे, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ आई होंगी वो यहाँ पे आपको समझ आ जाएंगी। अब नॉर्मल सेट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। इस सबसे पहले हमने जो चीज़ें देखी थी वो यही थी कि अगर किसी ने भी कोई काम किसी से करवाना है, कोई सर्विस लेनी है किसी से, तो वो प्रोक्योरमेंट करेगा। प्रोक्योरमेंट जो है वो टेंडर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू की जाएगी कंस्ट्रक्शन की। अगर किसी को कोई कंसल्टेंट से कोई काम करवाना है या किसी कॉन्ट्रैक्टर से कोई काम करवाना है, तो क्लाइंट टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाएगा। वो किसी दूसरी पार्टी की हेल्प लेके बनवा सकता है टेंडर डॉक्यूमेंट्स, या वो खुद ही बना सकता है। ये सारा डिपेंड करता है कि क्लाइंट्स की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और किस तरह की नौइयत है काम की। तो इस सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स कौन बनाता है, या किसी से बनवाए जाते हैं या कंपनी खुद ही बनाती है। लेकिन टेंडर डॉक्यूमेंट बनेंगे और उन्हीं की बेस पे प्रोक्योरमेंट की जाएगी। तो जनरली जो टेंडर डॉक्यूमेंट होते हैं वो किस तरह के उनके मेन टाइप्स हो सकती हैं। इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स, कि जिनसे सर्विस लेनी है, अभी तो नहीं पता है कि उनमें से हमने किसको सेलेक्ट करना है, तो हम उन सारों को बिडर्स कहेंगे। और उनको जो डॉक्यूमेंट्स हम दे रहे हैं जिसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट की डिटेल बताएंगे कि वो किस तरह का हो सकता है, उसके मुताबिक कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं उनको। और आपने जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट देखा है उसके अंदर ये हिस्सा देखा होगा इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स का। कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर जनरल कंडीशंस भी हैं और पर्टिकुलर कंडीशंस भी होंगी। जो भी प्रोजेक्ट जिसके लिए टेंडर किया जा रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट बनना है बाद में। जब किसी भी पार्टी को अवॉर्ड किया जाएगा तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस क्या होंगी? अक्सर जनरल कंडीशंस और काफ़ी हद तक पर्टिकुलर कंडीशंस पहले ही बता दी जाएंगी जब टेंडर का प्रोसीजर शुरू होगा। और ये कंडीशंस क्यों बताई जाएंगी? ऑब्वियसली कि जब आप कोई रेट देंगे एज बिडर, आपने कोई प्रपोज़ल देना है, आपने बताना है कि आपको जो काम करवाना है वो हम इतने में करेंगे, तो उसको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट की क्या कंडीशंस होंगी, क्योंकि उसी के मुताबिक वो डिसाइड करेगा कि मैंने काम किस तरह करना है और वो कितने पैसों में, कितने बजट में, किस रिसोर्स के साथ वो पूरा हो सकता है। इसलिए कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले बताई जाती हैं। और जब कोई नेगोशिएट करना हो तो फिर वो कुछ कंडीशंस जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो मेन एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोजेक्ट का कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होगा, वो सारा शुरू में ही बिडर को आइडिया हो सकता है उसका, कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख के। जो जनरल कंडीशंस हैं और पर्टिकुलर कंडीशंस हैं वो भी हम जब कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे, तो उसके अंदर भी ये क्लियर हो जाएगा कि जनरल कंडीशंस क्या होती हैं और पर्टिकुलर कंडीशंस क्या होती हैं। फिर है फॉर्म्स ऑफ टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटीज़, कि जो भी टेंडर है उसके उससे रिलेटेड कौन कौन से फॉर्म्स हैं, किस तरह की सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। परफॉर्मेंस बॉन्ड है, सिक्योरिटी डिफरेंट तरह की हैं। बिड सिक्योरिटी है शुरू में, और इसी तरह जब आपका हो जाता है, प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है, तो फिर आप डिफरेंट तरह की सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स देते हैं कि जो इंश्योर करता है क्लाइंट को कि आप किसी तरह लायबल हैं अगर काम ठीक ना हुआ तो। और इससे रिलेटेड और भी फॉर्म्स होते हैं, जो भी आपने स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर भी कुछ देखे होंगे। स्पेसिफिकेशंस एंड स्पेशल प्रोविजंस, जिस तरह का प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं या क्या क्या स्पेशल कोई प्रोविजंस दी गई हैं जिसके जो प्रोजेक्ट की टेक्निकल फ़ीचर्स को या जो ख़ास फीचर्स हैं प्रोजेक्ट के उनको एक्सप्लेन कर रहा होगा। बिल्स ऑफ क्वांटिटीज़ और शेड्यूल्स ऑफ प्राइसेस, जो भी चीज़ें लिस्ट डाउन हुई होंगी प्रोजेक्ट के हवाले से। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि अगर कोई घर बनना है तो उस घर के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करके या डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके हर पार्ट का अलग-अलग रेट निकाला गया होगा। बिल्स ऑफ क्वांटिटीज़ के अंदर, बीओक्यू के अंदर ये लिखा गया होगा कि
कितना क्वांटिटी सीमेंट लगेगी और उसके ऊपर क्या क्या रेट आप देंगे। BOQ और शेड्यूल ऑफ प्राइसेस में ये फ़र्क है कि शेड्यूल ऑफ प्राइस जो है वो क्लाइंट देता है बिडर को, और बिडर उसको या तो फॉलो करता है, अप्रूव करता है कि जो जो चीज़ें हैं उनके ये रेट होंगे, या वो कहता है कि हमें ये रेट मंजूर नहीं है तो आप इसमें कुछ चेंजेस कर दें। BOQ में क्या होता है कि क्लाइंट बता देता है कि इतनी इतनी क्वांटिटी जो है वो किसी भी चीज़ की वो लगेगी, यूज़ होगी, आप उसका रेट बता दें। जैसे टाइल्स लगेंगी तो वो इतनी क्वांटिटी में लगेंगी, इतने स्क्वायर फीट या इतने एरिया पे, और अगर वो सीमेंट है तो वो इतना लगेगा। इसी तरह जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं प्रोजेक्ट में उसका क्वांटिटी बता दी जाएगी, जो रेट हैं वो बिडर बताएगा BOQ को फिल करके, और फिर उस सारे को ऐड करेंगे तो आपका टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट बन जाएगी जो बिडर प्रपोज कर रहा होगा। ड्राइंग्स जो क्लाइंट ने बनाई होंगी वो बिडर को देंगे, ताकि ड्राइंग्स को और BOQ को देख के उसको आइडिया हो जाए कि प्रोजेक्ट क्या है और उसके अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं वो किस तरह की हैं, काम किस तरह का होगा, जो BOQ है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि ड्राइंग्स को देख के आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई किसी ड्राइंग में किसी वॉल का लेंथ या जो भी उसके स्पेसिफिकेशंस हैं वो BOQ से मैच नहीं कर रही होंगी, तो बिडर जो है वो क्वेश्चन रेज़ कर सकता है कि यहाँ पे गलती है, तो अगर हमने गलत प्राइस पुट कर दी तो हमारा बाद में मसला होगा। और इसके अलावा सप्लीमेंट्री डाटा के जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी और डाटा हो सकता है वो सप्लीमेंट्री डाटा में दिया जाएगा। यानी ये वो सेट है टेंडर डॉक्यूमेंट्स का जो क्लाइंट किसी प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक कर रहा है और वो दे रहा है कि जो भी बिडर्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को करने में इंटरेस्टेड हैं वो ये डॉक्यूमेंट्स देख के अपना प्रपोज़ल हमें भेज सकते हैं, और फिर हम उस प्रपोज़ल को जज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा बिडर जो है वो हमारा काम करने का सबसे ज़्यादा अहल है। तो उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स आपको नज़र आएंगे: इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स, कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्म्स ऑफ टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटीज़, स्पेसिफिकेशंस एंड स्पेशल प्रोविजंस, BOQs या शेड्यूल ऑफ प्राइसेस, ड्राइंग्स, और इसके अलावा सप्लीमेंट्री डाटा कुछ अगर है तो। अब है इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स में क्या है। इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स में दिस कंटेन्स इंफॉर्मेशन एंड instructions which a prospective contractor is required to know or abide by for participation in tendering, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अगर बिड करने लगे हैं, अपना कोई प्रपोज़ल देने लगे हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी है। और इसके अंदर नीचे लिखा हुआ है कि जो मेन चीज़ें हैं: नेम ऑफ वर्क जो काम होना है, सोर्स ऑफ फंड्स कहाँ से आएंगे या कहाँ से क्लाइंट ने अरेंज किए हुए हैं, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट कि जो बिडर है उसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट उसकी क्या होनी चाहिए, उसने इतने इतने काम पहले किए हों, फर्म्स एंड पर्सन ऑथराइज टू सबमिट टेंडर, जो टेंडर सबमिट कर रहा है कौन सा ऑफिसर है उस कंपनी का या उस फर्म का जो हमारे साथ डील करेगा और वो ऑथराइज है। कॉस्ट ऑन टेंडरिंग नॉट रीइंबर्सेबल, कि जो भी बिड जमा कराने के ऊपर कॉस्ट आ रही है वो रीइंबर्स नहीं की जाएगी। व्हाट मेक्स अ टेंडर नॉन रिस्पॉन्सिव, कि क्या चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका जो टेंडर है वो नॉन रिस्पॉन्सिव यानी वो नलीफाइड समझा जाएगा, उसकी कोई वक़्त नहीं है, उसको जब भी वैल्यूएशन हो रही है तो उसको सिलेक्शन के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। होल्डिंग ऑफ प्री टेंडर कॉन्फ्रेंस अगर ज़रूरी हो तो, कि अभी टेंडर जमा नहीं हुआ, यानी अभी सिर्फ ये सारे डॉक्यूमेंट्स बिडर को दिए गए हैं क्लाइंट की तरफ से और उसने अभी कोई वर्किंग करके तो प्रपोज़ल जमा नहीं करवाया, उससे पहले कोई कॉन्फ्रेंस कर ली जाए जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस अगर हों तो वो बिडर जो है वो क्लाइंट के साथ पूछ के क्लियर कर सकता है, ताकि वो एक बेहतर प्रपोज़ल दे सके, बेहतर बिड दे सके। आगे था कि जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर जनरल कंडीशंस थी और पर्टिकुलर कंडीशंस थी। These define the legal rights and obligations of the parties and may be described as the regulations under which
द कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफॉर्म्ड। जो भी कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट की होंगी और वो लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस होंगे हर पार्टी के, वो यहाँ पे बता दिए जाएंगे। और इसी के अंदर बताया जाएगा कि कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, किन के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होगा। थर्ड पर्सन जो है, जिसको हम इंजीनियर कहेंगे, जो कि देखेगा कि कॉन्ट्रैक्ट सही चल रहा है या नहीं, वो कौन होगा। वो क्लाइंट के अंदर से भी हो सकता है, वो कोई तीसरा भी हो सकता है जो कंसल्टेंट की तरफ से हो। कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंटरनेशनली जो फॉलो की जाती है वो फिडिक है। इसको हम जब कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे तो डिटेल में देखेंगे कि फिडिक क्या है और इसका क्या फ़ायदा है और इसकी क्या क्या हिस्ट्री रही है। ऊपर हमने डिस्कस किया है जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नीचे है स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दीज आर इन एडिशन टू deletions from or amendments to the general conditions to form the project और party specific। कि जो भी कंडीशंस जनरल थी उसके अंदर आपने कोई नाम ऐड करना हो, कुछ चेंजेस करनी हो, कि कंडीशन जनरल कंडीशन किसी एक नौयत की लिखी गई है तो आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए उसको चेंज करना है, तो आप स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक सेट बनाएंगे। उसके अंदर आप जनरल कंडीशंस की क्लॉज लिखेंगे और जो भी चेंज करनी हो, एडिशन करनी हो या डिलीशन करनी हो या कोई भी चेंज करनी है, वो आप मेंशन कर देंगे, तो वो बन जाएगी स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी जब हम कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे डिटेल में तो आपको ज़्यादा बेहतर उसकी समझ आ जाएगी। ड्राइंग्स जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगी वो आ जाएंगी। बिल ऑफ क्वांटिटीज़ यानी BOQ वो आ जाएगा और उसका नीचे लिखा हुआ है कि क्वांटिटीज़ एंड एस्टिमेट्स ओनली एंड शुड हैव लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। कि क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटीज़ आर एस्टिमेटेड ओनली एंड शुड हैव लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। कि सिर्फ क्वांटिटीज़ लिखी जाएंगी BOQ के अंदर, जो रेट हैं वो बिडर खुद ही लिखेगा। यानी क्लाइंट ने अपनी सारी वर्किंग करके कि हमारा काम कितने में हो सकता है और उसके अंदर जो भी हमने टेक्निकल चीज़ें डाली हैं वो कितनी क्वांटिटी में आ रही हैं, तो उसका एस्टिमेट लगा के क्वांटिटी लिखती जाएगी हर आइटम की। जैसे आपने एस्टिमेशन में देखा था, हर आइटम वाइज क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे क्वांटिटीज़ लिखती जाएंगी और रेट जो बिडर है वो खुद ही लिखेगा और उन्हीं रेट्स के मुताबिक जो टोटल कॉस्ट है वो बनेगी और ये पता चलेगा कि कौन सा बिडर किस कॉस्ट में काम करेगा हमारा। टेंडर क्या है? फॉर्मल ऑफर टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट। प्राइस, कंडीशंस एंड मेथड statements are detailed. It should be noted that all documents submitted with a tender form part of the tender। यानी जब बिडर अपना प्रपोज़ल जमा कराएगा बेस्ड ऑन ऑल दी डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, तो वो एक फॉर्मल एक लेटर लिखेगा, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट लिखेगा जिसके अंदर वो कहा कि मैंने इस प्रोजेक्ट को करने चाह रहा हूँ और ये मेरी प्राइस होगी और ये कंडीशन जो लिखी गई हैं ऊपर, उनके अंदर मैं ये चेंजेस करके इनको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं ये काम इस तरह करूँगा। यानी मेथडोलॉजी भी उसके अंदर आएगी, मेथड स्टेटमेंट भी उसके अंदर आएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स बिडर टेंडर के साथ यानी इस फॉर्मल ऑफ़र के साथ जो ऊपर लेटर लिखा गया होगा उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट जमा करवाएगा, चाहे वो फील्ड BOQ है जिसके अंदर रेट लिखे गए हैं, जो कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको वो, और जो मेथडोलॉजी है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी प्रोजेक्ट का और टेंडर का हिस्सा बन जाएगी। मैं आपको बाद में जब इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा एक टेंडर की जो कि एक बिडर जमा कराता है, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए आप इसको देखें। फिर है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। कि जब एक बिडर जो है वो जमा कराता है अपना टेंडर, बिड जमा कराता है अपनी, तो बाकी जो कंपेटिटर्स हैं उनसे कंपेयर करने के बाद अगर किसी एक बिडर की बिड जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है तो क्लाइंट उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू करता है, जिसका मतलब है कि आपकी बिड को हमने एक्सेप्ट कर लिया।
Relevant correspondence, this often include points of clarification of either the tender documents or a tender, कि जो भी चीज़ कंफ्यूज कर रही हो तो बिडर और क्लाइंट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस वो रेलेवेंट कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाएगी। फिर है डिज़ाइन फेज़। बेसिकली ये फेजेस आ गए हैं कि एक प्रोक्योरमेंट का क्या फ़ेज़ हो सकता है, और ये टिपिकली एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए यानी कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे बात हो रही है। डिज़ाइन फेज़ है पहले, प्रिपरेशन ऑफ प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। उसके अंदर क्या है, एडवर्टीज़मेंट है, प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। मैं भी बताता हूँ प्री क्वालिफिकेशन क्या होता है। प्री क्वालिफिकेशन को फाइनलाइज़ करना कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको फाइनलाइज़ किया गया है आफ्टर प्री क्वालिफिकेशन। इन्विटेशन टू प्री क्वालिफाइड बिडर्स, उनको इनवाइट किया जाएगा कि वो अपनी बिड जमा कराएं, और इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स दी जाएंगी उनको, वो उसको देखेंगे, और बिड सबमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर प्री बिड कॉन्फ्रेंस या प्री बिड मीटिंग होगी, इवैल्यूएशन होगी बिड्स की, और लोएस्ट बिड जो भी वैलिडेट बिड है उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू कर दिया जाएगा। और फिर डिफरेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ आ जाएंगी, सबमिशन ऑफ परफॉर्मेंस बॉन्ड, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, लेटर ऑफ कमेंसमेंट वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों को आगे भी है, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले डिज़ाइन फेज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि ये किसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए या कंस्ट्रक्शन के पार्ट के लिए अगर बिडिंग हो रही है तो उसको ये ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहा है। डिज़ाइन हो गया, आपको अब पता है कि आपने जो भी कंस्ट्रक्ट करवानी है चीज़ किसी कॉन्ट्रैक्टर से, कंस्ट्रक्टर से, तो वो उसका डिज़ाइन रेडी है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप प्रिपरेशन ऑफ प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स करेंगे। प्री क्वालिफिकेशन का ये मतलब है कि आप पहले से कुछ कंपनीज़ को, कुछ फर्म्स को, कुछ पार्टीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और आप कह देते हैं कि ये एक जनरल क्राइटेरिया के ऊपर क्वालिफाई करते हैं हमारा काम करने पे। यानी अगर आपने कोई प्लाज़ा बनाना है तो आप पहले से कुछ कंपनीज से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेंगे। आप उन डॉक्यूमेंट्स को इवेलुएट करके बता देंगे कि लेट्स से अगर हमें 10 कंपनीज ने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं तो उनके अंदर ये क्राइटेरिया को फॉलो करें, अगर तो 6 कंपनीज़ हैं जो कि हमारा काम कर सकती हैं, जो बाकी 4 कंपनीज़ हैं वो हमारा काम नहीं कर सकती, वो हमारा प्लाज़ा नहीं बना सकती, हो सकता है वो किसी का घर बना सकती हूँ, वो कोई और काम कर सकती हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं वो, लेकिन हमारा प्लाज़ा जो है वो ये 6 कंपनीज़ बना सकती हैं। यानी आपने अभी किसी को अवार्ड नहीं किया कोई काम, लेकिन आपने पहले से कुछ कंपनीज़ को, कुछ पार्टीज़ को प्री क्वालिफाई कर लिया। तो प्री क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली किसी ना किसी बेसिस पे होती है, कोई ना कोई उसका क्राइटेरिया होता है, तो आपने इस फेज़ के अंदर ऐड देना है। उस ऐड के अंदर आप जो बेसिक चीज़ें आप बताएंगे वो उनको कंपनीज़ को, जनरल कंपनीज़ को आप दे देंगे, और आप इसके साथ एक प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं जिसके अंदर बताया गया होगा कि आपकी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो करने के लिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कोई फाइनेंशियल अगर क्वालिफिकेशन देखनी है तो आपका इतना जो है वो रेवेन्यू होना चाहिए हर साल का, आपका जो कंपनी है वो डिफरेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनके अंदर इस कैटेगरी में लिस्टेड होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो वो सारा प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा। जब आपके पास प्री क्वालिफिकेशन के जवाब में कंपनीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगी तो आप उनको एवेलुएट करके कुछ कंपनीज़ को पहले ही शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, और आप कहेंगे कि ये कंपनीज़ जो है वो प्री क्वालिफाइड हैं टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ बिडिंग फॉर आवर प्रोजेक्ट। तो प्री क्वालिफिकेशन फाइनलाइज जब होगी उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि एक लिस्ट बन जाएगी आपके पास प्री क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स की। आपको पहले से ही पता होगा कि जो जनरल एक क्राइटेरिया बनता है हमारे प्रोजेक्ट को करने का, उसके अंदर ये कंपनी जो है वो पूरी उतरती हैं, और इनके अलावा हम किसी और कंपनी से बिड नहीं लेंगे जो हमने प्री क्वालिफाई कर ली हैं। फिर हम उन्हीं को इनवाइट करेंगे, इनविटेशन टू प्री क्वालिफाइड बिडर्स, जो हमने प्री क्वालिफाई कर ली हैं कंपनीज़ उन्हीं को हम इनवाइट करेंगे और इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स देंगे, और डिटेल डॉक्यूमेंट्स देंगे जिसके अंदर ड्राइंग्स भी होंगी, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस भी होंगी। इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, BOQs, सप्लीमेंट्री डाटा, सारा कुछ आप इन्हीं कंपनीज़ को देंगे जो प्री क्वालिफाइड है। तो जब आपने उनको ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स
दिए हैं और साथ जो भी रिलेटेड डाटा है वो दिया है, तो आप उनको एक डेडलाइन देंगे कि आपने इस डेडलाइन तक आपने अपनी बिड्स जो है वो जमा करवानी है। उस डेडलाइन के दौरान आप प्री बिड मीटिंग भी रख सकते हैं, यानी मीटिंग की डेडलाइन से पहले आप कोई मीटिंग रख लें जिसके अंदर जो भी इश्यूज़ हों बिडर्स के, जो उनके क्वेश्चंस हो, जो उनको कोई कन्फ्यूजन हो समझ आ रही हो, वो क्लाइंट से पूछ लेंगे। और पूछ के जब उनकी कन्फ्यूजन बेहतर हो जाएगी तो वो एक बेहतर बिड जमा करवा सकते हैं। तो प्री बिड मीटिंग आप कर सकते हैं बिड सबमिशन प्रोसेस के दौरान। फिर जब बिड्स जमा हो गई हैं तो आप उनको इवैल्यूएट करेंगे, और ये इवैल्यूएशन जो है वो किसी बेसिस पे होगी जो कि इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स में आपने बताया होगा। और लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड जनरली उसको आप अवॉर्ड कर देंगे अपना प्रोजेक्ट। और हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड को हो, लेकिन जो भी आपका क्राइटेरिया होगा उसकी बेस पे जो बेस्ट कंपनी सामने आएगी उसको आप अवॉर्ड कर देंगे। अवॉर्ड नहीं करेंगे, बेसिकली आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजेंगे। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का ये मतलब है कि आपकी बिड जो है उसको हमने इवैल्यूएट कर ली है और वो सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हुए बेस्ट इवैल्यूएटेड बिड है, तो हम एक्सेप्ट करते हैं आपकी बिड को। तो जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है तो फिर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स और जमा करवाने होते हैं, जिसके अंदर एक एग्जांपल आपके सामने, सबमिशन ऑफ परफॉर्मेंस बॉन्ड। परफॉर्मेंस बॉन्ड जो है वो जमा करवाएंगे, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नेगोशिएट अगर करना है तो वो करके तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और इसका मतलब है कि आपने लेटर जो है वो आपने प्रोजेक्ट जो है वो अवॉर्ड कर दिए। अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा हुआ है और सबमिशन ऑफ परफॉर्मेंस बॉन्ड नहीं करता कॉन्ट्रैक्टर, तो आप किसी दूसरे जो बिडर है उसको भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज के तो उसके साथ भी प्रोजेक्ट फाइनलाइज कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस बॉन्ड का क्या मतलब है कि जब आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया है, अगर आप बिडर हैं, तो आपने एक बॉन्ड जमा करवाना है जो किसी अमाउंट का होगा, नॉर्मली 10% ऑफ दी प्रोजेक्ट अमाउंट होगा। और बेसिकली वो ये बताएगा कि अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक ना हुई प्रोजेक्ट के अंदर, तो इस बॉन्ड के अंदर से पैसे जो हैं वो क्लाइंट लेने का हकदार होगा। और जब ये चीज़ें जमा हो जाएंगी, यानी परफॉर्मेंस बॉन्ड हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशन थी वो हो गई हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लेंगे दोनों पार्टीज़, यानी क्लाइंट भी और कॉन्ट्रैक्टर भी। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो उसके कुछ दिनों के अंदर अंदर लेटर ऑफ कमेंसमेंट या नोटिस टू प्रोसीड जो है वो क्लाइंट इशू करेगा टू द कॉन्ट्रैक्टर। और इसका मतलब होगा कि जो प्रोजेक्ट का टाइम है वो शुरू हो गया, और अब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काम शुरू कर दे, और अगर वो लेट करेगा तो कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी होगी कि वो लेटर ऑफ कमेंसमेंट या नोटिस टू प्रोसीड मिलने के बाद भी काम नहीं कर रहा। और जब लेटर ऑफ कमेंसमेंट दिया जाता है तो साथ ही क्लाइंट जो है वो कुछ पैसे एडवांस दे सकता है कॉन्ट्रैक्टर को, जो कि ऑब्वियसली डिसाइडेड होगा प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस के दौरान भी। और उन पैसों को जो कि क्लाइंट देता है कॉन्ट्रैक्टर को टू एज एडवांस टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, उसको हम कहते हैं मोबिलाइजेशन एडवांस। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस, जो कि नॉर्मली 15% ऑफ द प्रोजेक्ट अमाउंट होती है, जो वेरी कर सकती है फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो ये वो अमाउंट है जो क्लाइंट दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो जब दे दिया तो अब बेसिकली प्रोजेक्ट शुरू हो गया। प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका होगा। बिडर कॉन्फ्रेंसेस और प्री बिड मीटिंग मैंने ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपको ऊपर नहीं समझ आई तो आप यहाँ पे इन स्लाइड्स को पढ़ के आप बेहतर आइडिया ले सकते हैं। तो ये आप खुद पढ़ सकते हैं। टेंडर सिक्योरिटी या बिड बॉन्ड, ऊपर जो मैंने एग्जांपल दी थी वो थी परफॉर्मेंस बॉन्ड की। वो परफॉर्मेंस बॉन्ड कब दिया जाता है? जब आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया, यानी आपकी बिड जो है वो अप्रूव कर ली गई है, उसको हर तरह से मान लिया गया है, तो फिर आपसे कहा जाता है कि आप परफॉर्मेंस बॉन्ड दें। लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है टेंडर सिक्योरिटी और बिड बॉन्ड। ये तब दी जाती है जब आप बिड जमा करवाते हैं या टेंडर जमा करवाते हैं। उस वक्त भी आपको कोई ना कोई बॉन्ड जमा करवाने का कहा जा सकता है, और ये नॉर्मली 2% होती है ऑफ दी जो भी आप जमा करवा रहे हैं अपना प्रोजेक्ट की कॉस्ट। यानी आप कहते हैं कि मैं आपका प्रोजेक्ट इतने पैसों में करूँगा, तो आप उसका 2% या जो भी लिखा गया हो, मैं नॉर्मली 2% है, ज़रूरी नहीं है 2% हो,
तो आप उतनी अमाउंट का एक बॉन्ड भी जमा करवाएंगे कि अगर मेरी बिड जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई तो ये जो बॉन्ड है, जो सिक्योरिटी है, वो आपके पास चली जाएगी और परफॉर्मेंस बॉन्ड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी इसका हिस्सा। और अगर मेरी बिड जो है वो एक्सेप्ट ना हुई, यानी मैं बेस्ट क्वालिफाइड बिडर ना हुआ, तो ये जो बिड बॉन्ड है या जो टेंडर सिक्योरिटी है ये वापस मिल जाएगी। और ये किस फॉर्म में हो सकती है? ये कैश डिपॉजिट में भी हो सकती है, सीडीआर में, सर्टिफाइड चेक हो सकता है, कोई बैंक ड्राफ्ट जो है वो दे सकती है कंपनी जो बिड कर रही है, एलसी हो सकती है, लेटर ऑफ क्रेडिट, या किसी शेड्यूल्ड बैंक या इंश्योरेंस कंपनी से ये कोई गारंटी भी हो सकती है। If tender is not accompanied by an acceptable tender security, यानी 1 to 3% of estimated cost, whereas 3% for smaller contracts, it will be rejected being non-responsive and having major deviation। तो यानी अगर आपने बिड सिक्योरिटी जमा नहीं कराई हुई, अगर आपको कहा भी गया था इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स में, और आपने वैसे बिड जमा करा दी या बिड सिक्योरिटी जमा नहीं कराई, तो बिड या टेंडर जो है वो आपका नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब आगे है कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले हमने देखा है प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर कि आपने कोई सर्विसेज जो है वो अवेल करनी है किसी कॉन्ट्रैक्टर का। हमने ज़्यादा देखा है कि क्लाइंट है, उसने कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कंस्ट्रक्टर से कोई सर्विसेज जो है वो अवेल करने लगा। अब आगे आगे कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तब होगा जब आपका प्रोजेक्ट शुरू हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और उसके बाद रनिंग शुरू हो गई है कॉन्ट्रैक्ट की, तब आप कॉन्ट्रैक्ट को एडमिनिस्टर करते हैं। आप देखते हैं कि जो भी काम अब हो रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है और क्लाइंट जो है वो उसको मॉनिटर कर रहा है, चाहे वो खुद कर रहा है या किसी क्लाइंट के थ्रू कर रहा है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को एडमिनिस्टर करना है। काम सही नहीं हो रहा तो कैसे उसको ठीक करना है, क्या रेमेडीज़ होंगी अगर काम ठीक नहीं हो रहा, और काम ठीक अगर करना है तो क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो आगे लेने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, परफॉर्मेंस बॉन्ड, फाइनेंशियल असिस्टेंस, मोबिलाइजेशन एडवांस, और आगे जाके इश्यूज़, वेरिएशन ऑर्डर्स, क्लेम्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखेंगे।